अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जस्टिस काजी फाइज साहब एक बड़ी खबर देंगे। इसके अलावा हम आपको जनरल आसिम सलीम बाजवा को क्यों निकाला, हम आपको ये एक्सक्लूसिव खबर देंगे कि ये कहाँ से चीज़ें ट्रिगर हुई, कहाँ पर कन्वे हुई और जनरल आसिम सलीम बाजवा को डिसग्रेसफुल अंदाज में क्यों निकाला गया। हालांकि वो कह रहे हैं रिज़ाइन किया, लेकिन क्या हुआ ये हम आपको आज बताएंगे, बड़ी खबर। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे जो नए आए हैं खालिद मंसूर ये कौन है, और कुछ हम आपको बताएंगे डॉक्टर मुईद यूसुफ का भी। वो उन्होंने एक फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है, कुछ फाइनेंशियल टाइम्स ने अमेरिकन हुकाम से बात की है और जो स्टोरी की है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता जो वो इंटरव्यू है, जो मुईद यूसुफ साहब की गुफ्तगू है। मतलब दिस इज़ समथिंग अटरली शेमफुल जो कुछ वहाँ पे कहा गया। अब मुईद यूसुफ साहब कंप्लेन क्या कर रहे हैं कि जी अमेरिकी सदर जो बाइडन ज़रा इमरान खान को फ़ोन ही नहीं कर रहे। हर दफ़ा ये कह रहे हैं, हर दफ़ा कहते हैं फ़ोन करेंगे फिर फ़ोन नहीं आता। मतलब हम वो बता रहे कि हम इंतज़ार कर रहे थे, वो कहते हैं कि जी फ़ोन आज आ जाएगा, तो हम तो जिसे कहते हैं फ़ोन के आगे लेटे बैठे रहते हैं और कोई फ़ोन ही नहीं आता। और फिर वो कह रहे हैं कि जी ये पता नहीं क्या टेक्निकल है कि क्या वजूहत के से फ़ोन नहीं आता, लेकिन कोई इसको मानने का नहीं। मतलब इसका मतलब है कि बाद में हमें जब रिफ्यूज़ किया जाता है तो हमें तरीके से कहते हैं वो कुछ टेक्निकल वजूहत की वजह से लाइन कनेक्ट नहीं हो सकी। ये मतलब वो कहना चाह रहे हैं। कहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान की वो जनाब ये यूथिए बिल बोर्ड लगाते फिर रहे थे, एब्सोल्युटली नॉट। और कहाँ पे कह रहे हैं फ़ोन नहीं कर रहे, जो बाइडन फ़ोन नहीं कर रहे, फ़ोन कर दे। क्या हैसियत क्या आएगी यार हमारी कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑन द रिकॉर्ड अमेरिकन मीडिया में कह रहा है कि जो बाइडन इमरान खान को फ़ोन नहीं कर रहा, और फिर ब्लैकमेल क्या कर रहे हैं। फिर हमारे पास भी और ऑप्शंस हैं। यार ये कब तक हम ये इस किस्म की फॉरेन पॉलिसी लेके चलेंगे। 50s में हम तो कहते ना कि हम रूस छोड़ के अमेरिका कैंप में गए, रूस से भी दावत थी। भाई रूस से कोई उस तरह की दावत नहीं थी। हम पहले दिन से अमेरिका जाने के लिए मर रहे थे, लेकिन जब अमेरिका से दावत ना आई तो हमने ईरान के थ्रू रशिया से, उस वक्त का जो यूएसएसआर था उससे, सोवियत यूनियन से एक इन्विटेशन मंगवाया। अंदाजा कीजिए। और वो इन्विटेशन हमने अमेरिकन को दिखाया कि फिर हमें वहां से बुलाया जा रहा था। फिर अमेरिकन ने हमें एक इन्विटेशन दे दिया और हम भाग के अमेरिका पहुंच गए। ये हमारी तब भी हालत थी, ये हमारी आज भी हालत है। भाई क्या हमारे पास और ऑप्शंस हैं। अभी वो हमारे थोड़े से पेचकस देना वाइट FATF में अमेरिका, तो हम दोबारा अमेरिका के आगे लेटे होंगे। अभी वो IMF की अगली जो किस्त आनी है उसके ऊपर हमें जिसे कहते हैं वो हमारे नट बोल्ट टाइट कर दे, हम फिर अमेरिका के आगे लेटे हुए होंगे। कौन सी एब्सोल्युटली ना, कौन सी खुद मुख्तारी। इतनी ही खुद मुख्तारी थी, इतने ही हम बैरूनी दुनिया से डिक्टेशन लेने वाले नहीं, इतने ही हमारे पास अगर दूसरे ऑप्शंस हैं अमेरिका के अलावा, तो फिर रातों रात FATF के बिल्स क्यों पास करवाए इस असेंबली से, 10-10, 20-20 क्यों पास करवाए। फिर कहते हैं हमारे जूते की नोक पर हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, अगर FATF हमें ब्लैकमेल करेगा। छोड़ देना यार। अब अमेरिकन हुकाम का भी उसमें कोर्ट है, वो कह रहे हैं कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने मुईद यूसुफ को सख्त टफ टाइम दिया जब अफगानिस्तान की सूरत पर बात हुई, और हमें बताया गया कि हमने हर हाल में अफगानिस्तान को सॉर्ट आउट करवा के देना है, पॉलिटिकल सेटलमेंट करवानी है। ये जो वहाँ पे तालिबान कर रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है। ये हमारे साथ वहाँ पर हुई, ठीक है। और सीधी सी बात है, क्यों बात करें जो बाइडन इमरान खान से। उनको पता है ये पपेट हैं, इररेलेवेंट इंसान है, ना इनके पास कोई इख्तियार है, ना कोई इनकी बात में सब्सटेंस होती है। उनको पता है जहाँ से मामला तय पाने हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है, डील उन्होंने करना है चीज़ों की, उनको अंडरस्टैंडिंग है, तो वही पे बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने पिछले 3 साल में अपने आप को सिस्टम में रेलिवेंट बनाया कहाँ पे है, कौन से पॉलिसी डिसीजन उन्होंने लिए, कौन सी पॉलिसी उन्होंने डिज़ाइन की। तो छोड़ दें इनके। एक इररेलेवेंट इंसान से सुपर पावर का सदर क्यों बात करे, सिर्फ इसलिए कि वो खुश हो जाएगा मुझे जो बाइडन ने कॉल की थी। छोड़िए। अच्छा, अब इससे आगे आ जाए। जो गए हैं हम सबके फेवरेट पापा जॉन्स निकाले गए हैं इससे CPEC से,
तो ये बड़ी, आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितने ग्रेसफुल इंसान हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा, ठीक है, कि सीपेक अथॉरिटी का जो ऑर्डिनेंस था वो लैप्स कर गया था। उसके बाद सीपेक अथॉरिटी कानूनी तौर पे मौजूद ही नहीं थी, ठीक। और ये बात कायमा कमेटियों में बताई गई कि सीपेक अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हाँ दफ्तर चल रहा है और वहाँ पर जो जनरल आसिम सलीम बाजवा और उनका स्टाफ आकर बैठते हैं। वहाँ पूछा गया कि भाई किस हैसियत में आकर बैठते हैं, किस हैसियत में पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं था इस हुकूमत में। जनरल आसिम सलीम बाजवा ढिटाई से आते जाते रहे। अभी रिसेंटली एक वो ग्वादर में एक उन्होंने करवाया भी एक इवेंट भी सीपेक से रिलेटेड बहुत बड़ा, और जिसमें वो एंकर अरशद शरीफ ने, वो यूट्यूबर हैं सदीक जान, उनको हमला करके तशद्दुद का भी निशाना बनाया। ये आसिम सलीम बाजवा का वो ब्रेन चाइल्ड था वो इवेंट। फिर अगर आप कहना कि आसिम सलीम बाजवा जाने की तैयारी कर रहे थे जी ये वो, भाई हमारे ज़रा ये बताते हैं, आज से हफ्ता डेढ़ पहले आसिम सलीम बाजवा ने एक सीनियर साबिक ब्यूरोक्रेट जो एहसन इकबाल के दौर में सीपेक में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व रहे, उनसे बुला के ब्रीफिंग ली कि मैं क्या क्या चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ सीपेक में। तो अगर आप जाने की तैयारी कर रहे थे और आपको पता था कि मैंने इस दिन रिज़ाइन करना है, मैं अपनी जॉब डिलीवर कर चुका हूँ, तो फिर ये ब्रीफिंग्स किस लिए ले रहे थे सीपेक में बेहतरी के लिए, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। आपको आखिरी दिन तक अंदाजा नहीं था कि आपको इस अंदाज में कहा जाएगा कि इस्तीफा दो और घर जाओ, ये हाल है। और आसिम बाजवा पहले इंसान नहीं है। हम आपको ये बताते हैं किस तरह से इस्तीफे का बिल्डअप हुआ, क्यों मांगा गया, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, यही असल कहानी है। तो आसिम बाजवा पहले इंसान नहीं है। आप देखिए यही हुकूमत हफीज शेख को सेनेटर बनवाने को फिर रही थी, वो सेनेट का इलेक्शन हारे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, वज़ीर इमरान खान ने कहा नहीं आप काम जारी रखें, और ठीक है 2 दिन बाद उनसे कहा गया कि जी इस्तीफा दें, इस्तीफा लेके उनको निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये आसिम सलीम बाजवा साहब इस ओहदे पर आए भी क्यों थे? आसिम सलीम बाजवा साहब आपने देखा तो है, उनकी पापा जोन्स कंपनी है, कितना उन्होंने पैसा बनाया है। तो उनकी कहते हैं कि फौज के अंदर बड़ी अच्छी नेटवर्किंग है, बड़ी डीप रूट्स हैं, तो बहुत से लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ती है मामलात को अंदर कंट्रोल में रखने के लिए, और वो लोग हुकूमत में नहीं है, मैं पीटीआई हुकूमत की बात नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने उनको ओब्लाइज किया, यहाँ पर ला के दिया, हालांकि जानते थे कि क्या इनके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, मुबीना तौर पर शदीद करप्ट हैं, इल्ज़ामात हैं इन पर ज़रा के मुताबिक, अहमद नूरानी की स्टोरी ऑन द रिकॉर्ड है। तो आ तो गए आसिम सलीम बाजवा साहब। अब उसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब के जो असासे सामने आए, आप मुझे बताइए, हमारे सियासतदानों से तो मांगा जाता है साहब मनी ट्रेल, ये कैसे दिया वो कैसे दिया। आसिम सलीम बाजवा साहब से क्या मनी ट्रेल ली जा सकती है? कि आप बताइए कि आपकी तनख्वाह क्या थी दौरान सर्विस, उस तनख्वाह में से आपकी सेविंग कितनी थी, कितने आप अपने बच्चों को बाहर यूनिवर्सिटियों की उनकी फीस अदा करते थे, और फिर उसमें से कितने बच जाते थे जिनसे आपने उनको कारोबार करवाया, और फिर वो कारोबार दिनों में यहाँ, ठीक है, मल्टी मिलीनियर हो गया। कैसे हुआ ये जस्टिफाई कर दें कि ये मेरी तनख्वाह है, इस तनख्वाह में मैंने ये सब कुछ कर लिया, ये करके दिखा दें, हम ये फील्ड छोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं कर सकता, अनटचेबल है, सारी बात है। जिंदा 80 लाख का, मरा 1.25 लाख का, रिटायर्ड है लेकिन फौजी तो हैं। वैसे तो हमें बताया जाता है कि बड़ा सख्त अकाउंटेबिलिटी का इंटरनल मैकेनिज्म है, लेकिन माजरत के साथ यहाँ पर बड़ा सवाल उठाया आसिम सलीम बाजवा की ये सब कुछ आने के बाद कि क्या वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। अब खैर आसिम सलीम बाजवा साहब बन गए सीपेक चेयरमैन, सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन, ठीक है, लाखों में तनख्वाह और मरात और ये और वो, ठीक है, और जिनकी आगे पापा जोन्स निकल आई हो, उस बिल्ले को दूध की रखवाली पे $60 अरब की दूध की रखवाली पे बिठा दिया गया, ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार। तो खैर हुआ ये कि जब ये सीपेक पे काम तो चल रहा नहीं था, ठीक है, हमारी हुकूमत ने रोक दिया हुआ था क्योंकि IMF
ने हमसे जब हिसाब किताब लिया कि हमने इतने चीनी कर्जे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे भी आपने वापस कर देंगे, आप ये दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं। तो फिर हमें सीपेक रोकना पड़ गया। इमरान खान ने IMF को अंडरटेकिंग दी कि मैं सीपेक को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करूंगा। लेकिन ये जो दासू पे हुआ, उसके बाद चीनी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पाकिस्तान पर शदीद एहतजाज भी किया, पब्लिकली भी एहतजाज किया, उनकी टीम आई, हमारी अच्छी खासी बेइज्जती हुई। और फिर आपको पता है कि वज़ीर ख़ारजा शाहमूद कुरैशी और DGI से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद गए थे चाइना के दौरे पर, और वहाँ पे बातचीत करके आए, अपनी पोजीशन क्लियर करके आए, दासू वाले अटैक के ऊपर सफाइयाँ दे के आए। चाइनीज़ नजराए कहते हैं काफ़ी ग्रिल भी किया, अपना डिस्प्लेयर शो किया कि चीनी जो वहाँ पर मारे गए थे इस अटैक में। तब हमें वापस आके जो वहाँ से सेंस लेके आए कि चीनी जो हुकाम है, चीनी जो हुकूमत है, दे वांट सम हेड रोल्स, कोई तो सर उतारे जो इस सब का रिस्पॉन्सिबल है। तो वैसे तो दासू डैम सीपेक के अंडर नहीं आता, तो इसलिए जो सीपेक की सिक्योरिटी के लिए जो पूरा डिवीज़न खड़ा किया गया है, तो वो उस तरह से रिस्पॉन्सिबल तो नहीं था। और फिर उस डिवीज़न को एक सर्विंग मेजर जनरल हेड करते हैं, तो उनको भी कोई हटाना कोई इतना साहिब ना होता। तो फिर किसी की तो बलि चढ़नी थी, कोई तो स्केपगोट बनाना था। तो फिर सोचा गया कि यार ये आसिम बाजवा बैठा हुआ है ना, इसके पास अब कोई लीगल अथॉरिटी है, और बिला बाबा बैठा है जनाब, ये दूध पिए जा रहा है बिल्ला, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसको निकालो, चीनियों को भी वक्ती तौर पर खुश करो कि देखो हमने एक बंदा फिक्स कर दिया, हटा दिया उसको। तो फिर इनको ये फिर वज़ीर आज़म को बताया गया कि ये एक तरीक़ेकार हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ फ़ौरन निकाल दो, कोई मसला ही नहीं। तो फिर इनको बुलाया गया, इधर आओ, इस्तीफ़ा दो, घर जाओ, चलो निकलो। और मीनवाइल ये फैसला तकरीबन एक हफ्ते के करीब पहले हो चुका था। मीनवाइल इनका फिर अल्टरनेट ढूंढा गया। अब देखिए जो ये आए हैं नए साहब, उनको सीपेक का स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया प्राइम मिनिस्टर का। उनको सीपेक अथॉरिटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया, क्योंकि अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर आसिम सलीम बाजवा पता नहीं किस तरह एग्जिस्ट कर रहे थे। जो एक अथॉरिटी नहीं एग्जिस्ट करती तो इन्होंने पता नहीं कौन सी पोजीशन से इस्तीफा दिया। उनको फिर असद उमर साहब ने दरियाफ्त किया। असद उमर साहब ने किन के कहने पर दरियाफ्त किया? इमरान खान के कहने पर नहीं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर दरियाफ्त किया इनको। ये साहब जो उनसे हैं, इनका तकरीबन 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस है मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, ओमान, अल्जीरिया और दीगर ममालिक में काम करने का, चीनी कंपनियों के साथ भी काम करने का। पाकिस्तान में एंग्रो के CEO रहे हैं, हबको के CEO रहे हैं, और हबको पाकिस्तान का लार्जेस्ट ये पावर का तो सारा है नेटवर्क, तो उसके भी ये CEO रहे हैं। उनकी हमने वो प्रोफाइल पढ़ी, वो एक पेज की, वो जो प्राइम मिनिस्टर को समरी के साथ पेश की गई कि ये कौन थे, तो वो हमारे पास एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट मौजूद था, हमने उसको पढ़ा। तो उसके मुताबिक इनके बारे में लिखा गया कि हुआ था कि ये बड़ा, इन्होंने प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े लगाए हुए हैं, इंटरनेशनल IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके साथ भी इनको निगोशिएट करने का एक्सपीरियंस है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी प्रोजेक्ट लगाने का इनका एक्सपीरियंस है। चीनी कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियाँ लिखी हुई थी कि उनके साथ इनको प्रोजेक्ट्स करने का एक्सपीरियंस है, तो इनकी बड़ी अच्छी उनसे नेटवर्किंग है, हुकूमती इदारों में बड़ी अच्छी नेटवर्किंग है, क्योंकि ये काम करते रहे, तो इनकी बड़ी एक अच्छी वो है, तो ये चला सकते हैं। तो इनको ले आया गया। देखते हैं अब ये क्या करते हैं। असद उमर साहब भी अपनी पोस्टरिंग कर रहे हैं कि हालांकि वो वैसे तो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन वो प्लानिंग कमीशन के अंडर, क्योंकि वो प्लानिंग के मिनिस्टर है, पहले तो प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल के अंडर था सीपेक, असद उमर के उस तरह कंट्रोल में नहीं आ रहा था, क्योंकि जनरल आसिम सलीम बाजवा बैठे हुए थे। अब असद उमर अपने कंट्रोल में चाहते थे, तो वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट भी लॉबिंग करके कि मैं आपका ही आदमी हूँ, आप मुझे लाने दें अपना बंदा, तो हम सब कुछ उसी तरह कैटर करेंगे जिस तरह आसिम सलीम बाजवा कर रहे थे। तो फिर उनको उनका बंदा लाने दिया गया है। अब देखते हैं क्या होता है, कैसा चलता है सीपेक। और इसके बाद हम आते हैं अब आखिर में
जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सेहत से मुतल्लिक हमारे ज़राए ये ख़बर दे रहे हैं कि इस बात का गालिब इम्कान है कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा घर चले जाएंगे और उसके बाद वो बकिया कुछ दिन हैं क्वारंटीन के वो अपने घर पर ही गुजारेंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो चुके हैं, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल नॉर्मल है, वो चल फिर रहे हैं, वो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, नाश्ता लंच डिनर उनके घर से आ रहा है, वो खा पी रहे हैं, गुफ्तगू बिल्कुल नॉर्मल कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, खांसी ख़त्म, सीने का दर्द ख़त्म, सांस बिल्कुल नॉर्मल ले रहे हैं। तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अब वो कोरोना का ज़ाहिर बात है 14 दिन तो आपके जिस्म में रहता है, उसके बाद ही आप नेगेटिव होते हैं, तो वो 14 दिन उन्होंने मुकम्मल करने हैं ताकि वो नेगेटिव हो जाए, फिर उसके बाद वो इंशाल्लाह अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे, अपनी अदालती ज़िम्मेदारियाँ भी उसी तरह अदा करेंगे और अपनी प्राइवेट लाइफ भी नॉर्मल गुजारेंगे। और जल्द ही इम्कान है कि वो आज गालिब इम्कान है कि वो घर चले जाएंगे, हमारे ज़राए बता रहे हैं। और इसके अलावा जो मिसेस सरीना ईसा हैं वो भी इसी तरह सेहतयाब हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी इंशाल्लाह ये 14 दिन अपने पूरे करके क्वारंटीन के, उसके बाद वो भी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगी। और तो ये हमारे पास आज की बड़ी और अच्छी खबर थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक। तो हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।